वेस्ट बंगाल इलेक्शन का सेकंड फेज का पोलिंग अब खत्म हो चुका है। फर्स्ट फेज में हमें बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला, लेकिन इस बार वायलेंस बहुत कम हो चुका था। एक समय पे यही वेस्ट बंगाल भारत का कल्चरल कैपिटल माना जाता था, लेकिन आज वेस्ट बंगाल भारत का वायलेंस कैपिटल बन चुका है। ममता दीदी के अंतर्गत पिछले 15 सालों में वेस्ट बंगाल में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इस बार भी हम लोग कई सारे पोल्स के अनुसार देखें तो ममता बनर्जी हमें वेस्ट बंगाल में फिर से जीतते हुए दिख रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार वेस्ट बंगाल की जनता ममता बनर्जी को वोट देती है? आखिर वेस्ट बंगाल की ऐसी दशा हुई कैसी है, वहां पे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है और आगे वेस्ट बंगाल का फ्यूचर क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के हमारी इस वीडियो में। इस साल की शुरुआत से ही वेस्ट बंगाल इलेक्शन सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि वहां पे जब भी इलेक्शन होता है तो हमें वायलेंस देखने को मिलता है। और प्रिडिक्ट इस बार भी यही किया गया था कि जो टीएमसी और बीजेपी और बाकी सारे पार्टी के जितने गूंस हैं वो फिर से वायलेंस करेंगे ही। और जब इलेक्शन होता है तो हमें एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। फेज 1 में मुर्शिदाबाद के नौदा एरिया में क्रूड बॉम्ब फेंके गए थे, क्लैशेस हुए, बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु सरकार को वहां पे मारा गया और एक गांव से उन्हें धक्के मारकर बाहर भी निकाल दिया गया। कई जगह पर और वेस्ट बंगाल में हमें वायलेंस देखने को मिला, लेकिन पिछले बार के इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उस समय 55 डेथ्स देखने को मिले थे हमें वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार ये डेथ की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जब भी वेस्ट बंगाल में ऐसा वायलेंस होता है वहां पे पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है, पुलिस लोकल गूंस को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। ये एक ऐसा विशियस साइकिल बन चुका है जो हर साल रिपीट होता है और कहीं ना कहीं टीएमसी के जितने भी गूंस होते हैं वो इस साइकिल को रिपीट करवाने में पूरा का पूरा हेल्प करते हैं। वेस्ट बंगाल हैज बिकेम द एपिसेंटर ऑफ वायलेंस वन वे और द अदर। पिछले 5 सालों की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल ने अपने रेपुटेशन को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है और ये सारे के सारे ईयर्स वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के अंतर्गत ही थे। सबसे पहले हम लोग आरजी कार मर्डर केस की बात कर लेते हैं। वहां पे एक जो लड़की थी वो रात भर ड्यूटी करके आती है, एक हॉस्पिटल के अंदर सोती है और कुछ लोग आकर उनको असॉल्ट करते हैं और बाद में उनका मर्डर भी कर देते हैं। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ था? एक्यूजेशन ये लगाए गए हैं कि टीएमसी के कई सारे गूंज इसके बाद उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए थे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले ही वो जितने भी क्राइम सीन था उसको तबाह कर दिए थे ताकि जांच अच्छे से ना हो पाए। इसके आंसर में ममता बनर्जी ने क्या किया था, वो अपने खिलाफ एक रैली निकाली थी और सरकार से ये मांग कर रही थी कि जस्टिस जल्द से जल्द सर्व हो सके। वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो अ वेरी वियर्ड प्लेस। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने खेला करने के लिए क्या किया, यही जो पीड़ित की मम्मी थी उनको टिकट दे दिया और भारतीय जनता पार्टी से उन्हें लड़ा दिया। अब देखिए रिजल्ट जो भी आता है, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है यहाँ पे, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर लोग फिर से वापस आते हैं। आगे जाकर जब एक बार फिर से वुमेन सेफ्टी की बात आती है और वेस्ट बंगाल में हमें ऐसा ही केस देखने को मिलता है तो ममता बनर्जी उस समय क्या स्टेटमेंट देती है? वो बोलती है कि लड़कियों को रात में घर से बाहर खुद निकलना ही नहीं चाहिए। ये कैसे स्टेट की चीफ मिनिस्टर है जहां सबसे पहले वुमेन सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा इशू है और मजे की बात तो ये है ये खुद एक वुमेन है और ऐसे स्टेटमेंट देती है। आपको नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का वो केस याद होगा जहां पे शेख शाहजहां अपने गूंज के साथ कई सारी लड़कियों का असॉल्ट करते थे और वहां पे कई दिनों तक वो असॉल्ट करते रहे, लेकिन क्योंकि वो टीएमसी में थे उनके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। और ममता बनर्जी को जब इसके बारे में पता चला था तो उन्होंने सबसे पहले यही बयान दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं किया था और सीबीआई ने खुद 55 दिन लगा दिए थे शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने में। आज अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो वो भारत में 25th नंबर पे आता है, बहुत ही पीछे हुआ। लेकिन 1961 की अगर हम लोग बात करते तो वेस्ट बंगाल भारत का कल्चरल कैपिटल था। लेकिन जब यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार आती है और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आती है, वो वेस्ट बंगाल को पूरा पूरा बर्बाद करके रख देती है। एक समय यही वेस्ट बंगाल भारत के जीडीपी का 10% से भी ज्यादा हिस्सा खुद देता था। यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम था वो भारत का सबसे ज्यादा था। भारत के टॉप 3 स्टेट्स में वेस्ट बंगाल का नाम आता था। लेकिन आज ये सीन पूरा का पूरा बदल चुका है। वेस्ट बंगाल का जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत के नेशनल एवरेज से भी कम है। वेस्ट बंगाल में रैपिडली अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 1960s के बाद से हमें वेस्ट बंगाल में एक रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला था, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट सरकार वेस्ट बंगाल में पावर में आ गई थी और ये वो सरकार थी जो कि गुंडागर्दी की सरकार थी। यहाँ पे सिर्फ गुंडों का राज चलता था और उस समय से ही लेकर अभी तक इंडस्ट्रीज को यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होने दिया जा रहा था। एक बार जब वेस्ट सरकार चली गई थी वेस्ट बंगाल से, 2011 का समय आ गया था और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीत गई थी। वेस्ट बंगाल के लोगों का यही मानना था कि वेस्ट बंगाल में अब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद टाटा कंपनी और सेस कंपनी को वेस्ट बंगाल से बाहर हटाकर एक प्रोटेस्ट करके सारे एंटी इंडस्ट्रीज प्रोमिसेस करके ही उन्होंने इलेक्शन को जीता था। तो ये जो एंटी इंडस्ट्री उनकी जनता थी वो उनका वोटर बैंक शुरुआत से ही 2011 से ही बन चुकी थी।
तो ममता बनर्जी को इस वोटर बैंक को हमेशा से खुश रखना था। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश होने देगी। आज की अगर हम लोग बात करें तो 2011 से लेकर 2025 तक 6,500 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल को छोड़कर जा चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में फिर से एक बार वेस्ट बंगाल में एक एक्ट को पास किया गया है, जिसके वजह से प्रायर जितने भी वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री स्टैब्लिश थी उनको सरकार के द्वारा जितना फायदा दिया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी उनको कम पे करनी पड़ती थी, लैंड एक्विजिशन बहुत ही ज्यादा इजी था, ये सारे फायदे उनसे वापस छीन लिए गए हैं। एक समय पर यही कंपनीज वेस्ट बंगाल में अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए मरा करती थी, लेकिन आज ये जल्द से जल्द वेस्ट बंगाल से भागना चाहती है और ये सब कुछ ममता बनर्जी की वजह से हुआ है। ममता बनर्जी ने पावर में आने के बाद कहीं ना कहीं किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, खासकर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आज अगर हम लोग वेस्ट बंगाल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो भारत में सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग चाइल्ड मैरिजेस की बात करें, जो आप सोचते होंगे कि राजस्थान और ऐसे सारे जो स्टेट्स होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा होता है, जी नहीं, वेस्ट बंगाल में ये रेट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस आज वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर हम लोग स्कूल में ड्रॉप आउट रेट की बात करें, सेकेंडरी स्कूल में स्पेशली, वो भी वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल में स्कूल का ड्रॉप आउट रेट 20% से भी ज्यादा है, जो नेशनल एवरेज का डबल है। यहाँ पे ना बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और अगर कोई बच्चा पढ़ भी रहता है तो उसको आगे जाकर नौकरी ही नहीं मिल पाती। वेस्ट बंगाल की आज ऐसी दशा हो चुकी है। जब भी हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो कई सारे लोग कोलकाता तक सीमित रह जाते हैं। उनको लगता है कि कोलकाता ही पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है, लेकिन बाकी सारे रीजन्स में जितने भी लोग रहते हैं उनको एक्चुअल में वेस्ट बंगाल की जितनी भी परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। आप लोग सोचेंगे अगर आप एजुकेटेड हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब की जरूरत क्या है, इंडस्ट्रीज को हटाओ और पब्लिक सेक्टर में जॉब देखिए। लेकिन वेस्ट बंगाल में सीन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर में भी जॉब नहीं मिलती है। अगर आप सरकारी जॉब के पीछे जाते हैं और एग्जाम लिखते हैं, सबसे पहले उस एग्जाम में घपला हो सकता है और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज भी बहुत ज्यादा चलते हैं। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये शुरुआत से ही समझ में आ गया था कि गूंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पार्टी में, और इसी वजह से वेस्ट बंगाल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो ममता बनर्जी अपने इन सारे गूंस को एक्टिवेट कर देती है। इलेक्शन के समय हमें इतना ज्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। अब मैं वायलेंस के बारे में क्यों इतना बात कर रहा हूं और क्यों इतना प्रीच कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी स्टेट में इलेक्शन के समय इतना वायलेंस मैंने कभी पर्सनली नहीं देखा है। और वेस्ट बंगाल जैसे डेवलप्ड जगह पर इतना ज्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं यहाँ गलती किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मोदी की है, या फिर वहां की गवर्नमेंट की है जो कि इन सारे वायलेंस को कहीं ना कहीं नहीं दबा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जब एक बहुत बड़े लीडर को मार के एक विलेज से भगाया गया था, तब उस समय वहां की सरकार कर क्या रही थी? हंस रही थी। अगर आप हमारे पास इलेक्शन लड़ने आओगे तो आपको ऐसी मार के भगा दिया जाएगा। अगर आज ये वीडियो कोई वेस्ट बंगाल का आदमी देखता है तो वो सीधा सीधा मेरे को बोलने लगेगा कि वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आप क्यों बुराई कर रहे हो हम लोग के स्टेट के बारे में? क्या आपने कभी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं सुना? हम कल्चरल कैपिटल थे इंडिया के। लेकिन उन सब से मेरा सिर्फ इतना ही आर्ग्यूमेंट है कि आप लोग को अभी भी हिस्ट्री के बारे में क्यों बात करना पड़ रहा है। पिछले 15 सालों में वेस्ट बंगाल में कुछ बहुत ही बेहतरीन हुआ है तो आप मुझे बताइए। वो वेस्ट बंगाल में सिर्फ वही अच्छा हुआ है जो एक समय पे अंग्रेज अच्छा करके गए थे, और उसके बाद जितने भी हमारे लीडर्स है उन्होंने अच्छा किया था। लेकिन पिछले 15 से 60 सालों में वेस्ट बंगाल में कोई भी इतना बड़ा चीज नहीं हुआ है जिसको हम रीसेंट हिस्ट्री बोल सकते हैं, और वेस्ट बंगाल के लोग प्राउड हो सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। आज कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल छोड़ के बाहर नौकरी देखने जाना पड़ रहा है, और वेस्ट बंगाल में जितने लोग रह चुके हैं उनको वहां के वेलफेयर स्कीम्स की वजह से वहां पे रखा जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वेस्ट बंगाल में है क्योंकि वहां पे वेलफेयर स्कीम्स बहुत ज्यादा है। और मेरे सवाल का जवाब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि क्यों बार बार वेस्ट बंगाल की जनता ममता बनर्जी को बार बार वोट दे रही है, ये देखते हुए कि वेस्ट बंगाल की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स की वजह से। ये जो मुफ्त के लड्डू हैं ये किसको पसंद नहीं आते हैं, और खासकर जब आपके स्टेट में एम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा कम होते जा रहा है और एजुकेशन भी बहुत ही ज्यादा कम दिया जा रहा है लोगों को, तो वो ऐसे फ्री के पैसे, फ्री के स्कीम्स में ही खुश होकर आपको वोट तो बार बार देंगे ही। वेस्ट बंगाल को कहीं ना कहीं फिर से ट्रैक में आने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर पार्टी को वहां पे जीतने की जरूरत है, लेकिन ममता बनर्जी के लीडरशिप को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, आप एक स्टेट में बार बार एक ही पार्टी को जितवाएंगे तो उनको तो यही लगेगा ना कि बार बार हम जीत रहे हैं, हम कुछ कोशिश नहीं भी करेंगे तो अगले बार हम जीतेंगे ही। राजस्थान और कई सारे ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जहां पे हर अगले साल यानी कि हर 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है। वहां की जनता को पता है भाई कि ये सरकार को आदत हो जाएगी ठाठ में बैठने की। अगर हम
इन्हें नहीं बदलते हैं तो हमारा जो स्टेट है वो बर्बाद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल आज वैसा बर्बाद स्टेट हमें होता हुआ दिख रहा है। और ये जो एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सबसे ऊपर आपको एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पिछले बार के लोकसभा इलेक्शन में ये देख लिया है कि जितने भी आपको ये सारे पोलिंग स्टेशंस मिलेंगे, जितने भी प्रेडिक्ट करने वाले लोग मिलेंगे, पंडित्स मिलेंगे, वो सब ये बोल रहे थे 2024 में कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। लेकिन जब इलेक्शन आता है और जब रिजल्ट आता है तो वो 300 भी पार नहीं कर पाती है। और ये सारा चीज एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है जनता के सामने। इतने बड़े पंडित्स का मजाक उड़ जाता है। तो कभी भी एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा रिजल्ट डे तक का इंतजार करना चाहिए। और वेस्ट बंगाल की जनता, आपको क्या लगता है कि आपके स्टेट में क्या इस बार सरकार बदल रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।